नेक्स्ट टॉपिक है कंसिडरेशंस फॉर सिस्टम प्लानिंग। इसका मतलब है कि जब भी सिस्टम बनाने से पहले सिस्टम को लेकर के प्लानिंग की जाती है तो उस समय किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, किन बातों को हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब हम सिस्टम प्लानिंग करते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडरेशंस फॉर सिस्टम प्लानिंग कहा जाता है। सिस्टम प्लानिंग करते समय जिस फैक्टर को सबसे पहले ध्यान में रखना है वो है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर का मतलब होता है तकनीकी कारक। टेक्निकल फैक्टर सिस्टम जिस टास्क को करने के लिए बनाया जाता है या सिस्टम जिन चीजों को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है, सिस्टम के उस टारगेट को अचीव करने के तरीके को ही उसकी टेक्निक कहा जाता है। टेक्निक का सीधा सा मतलब है जो जिस काम को करता है उसके काम करने का ढंग ही उसकी टेक्निक है। जैसे क्रिकेटर किस तरह क्रिकेट खेलता है वो उसकी टेक्निक है, प्लम्बर किस तरह से अपना काम करता है वो उसकी टेक्निक है, या इलेक्ट्रीशियन जिस ढंग से अपना काम करेगा वो उसकी टेक्निक है। तो उसी तरह से कोई भी सिस्टम के काम करने का उसका अपना ढंग, उसका अपना तरीका ही उसकी तकनीक कहलाएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि जब कभी सिस्टम को लेकर प्लानिंग की जाती है तो सिस्टम के काम करने का ढंग उसका टेक्निकल फैक्टर कहलाएगा, उसके कार्य करने का तरीका ही उसका टेक्निकल फैक्टर कहलाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है कि सिस्टम को उस काम में तो परफेक्ट होना ही चाहिए जिस काम को लेकर उसे डिजाइन किया गया है। यही बात टेक्निकल फैक्टर दर्शाता है। टेक्निकल फैक्टर सिंपल शब्दों में ये बोलता है कि सिस्टम को अपनी टेक्निक में या जिस काम को करने के लिए उसे बनाया गया है उस काम को करने में परफेक्ट होना ही चाहिए। और यूं समझ लीजिए कि सिस्टम की प्लानिंग के समय ये तथ्य बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है कि सिस्टम का टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग हो, उसका टेक्निकल फैक्टर परफेक्ट हो। इट इन्वेस्टिगेट्स द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव। इट एनालाइज एंड डिटरमाइंस वेदर द सॉल्यूशन कैन बी सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। इसका मतलब यह है कि उस समय हमें ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं उससे जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी वो टेक्निकली परफॉर्मेंस देने वाला है वो टेक्निकली उन चीजों को जो इसमें जो रिसोर्सेस हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेस उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। कम शब्दों में यूं समझ लीजिए कि सिस्टम प्लानिंग के समय जो सबसे पहला कारक है वो है टेक्निकल फैक्टर, और इस फैक्टर में ओवरऑल इस बात पे एम्फेसिस किया जाता है कि सिस्टम जिस काम को करने के लिए बनाया गया है वो उस काम को करने की तकनीक में परफेक्ट और पूरी तरह से निपुण या दक्ष होना चाहिए। अगला फैक्टर सिस्टम प्लानिंग के समय जो ध्यान में रखना चाहिए वो है बिहेवियरल फैक्टर। इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यवहारिक कारक। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि सिस्टम कोई एकल एलिमेंट नहीं है या सिंगल एलिमेंट नहीं है। सिस्टम कई सारे एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और उस सिस्टम में कई सारे एलिमेंट्स मिलकर एक पर्पस को अचीव करने के लिए कार्यरत होते हैं, वर्क करते हैं। अब क्योंकि सिस्टम में एक एलिमेंट नहीं है, कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि सिस्टम के उन एलिमेंट्स का आपस में व्यवहार उचित होना चाहिए और इंटरनल एलिमेंट्स के अलावा एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं होगा तब तक सिस्टम सही ढंग से बिल्कुल चल नहीं सकता। आप कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फ्लो होने के लिए केबल्स का आपस में प्रॉपरली कनेक्ट होना जरूरी है। अगर केबल्स आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगी तो कहीं भी पूरी तरीके से डेटा फ्लो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि बात कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है, कोई भी तरह का सिस्टम हो, एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनका आपस में व्यवहार बेहतर होना चाहिए। या ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर के लिए कई सिस्टम इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं, मतलब उन्हें चलने के लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंस की जरूरत होती है। अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनको चलने के लिए फाइनेंस की जरूरत है और वो अपने कस्टमर से,
अच्छा व्यवहार रखने के कारण उनसे पैसा लेना छोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो वो सिस्टम अपने आप अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी वो सिस्टम चलने में निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल बेस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पर ये कहना कभी भी ठीक नहीं होगा कि बिहेवियरल फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बट सिस्टम के रूल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। या ये कहना ठीक होगा कि सिस्टम के एलिमेंट्स का जो भी बिहेवियर है वो उचित होना चाहिए और उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बेटर होना चाहिए, भले इंटरनल एलिमेंट्स के साथ हो या एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि अगर सिस्टम के एलिमेंट्स का बिहेवियरल फैक्टर ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, आपसी समन्वय की कमी होगी, और वो सिस्टम के पतन का कारण बनता है, सिस्टम के टारगेट्स को अचीव नहीं करने का कारण भी बन सकता है। अगला फैक्टर है ऑपरेशनल फैक्टर। ऑपरेशनल फैक्टर का सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि सिस्टम बनाया जाता है, स्वाभाविक है उससे रिजल्ट हमें तभी रिसीव होगा जब हम उसे ऑपरेट करेंगे, जब हम उसे कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि सिस्टम के सारे ऑपरेशनल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, वो पूरी तरह से रेडी हों, पूरी तरह से तैयार हों। यहाँ पर मैं लीडरशिप क्वालिटी की बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि सिस्टम कई सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स का होना भी जरूरी है जो लीडरशिप का काम करें। लीडरशिप एलिमेंट्स सारे बाकी के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। यहाँ पर लीडरशिप एलिमेंट्स बेसिकली ऑपरेशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स जो सिस्टम को चलाने में या उनको बाकी के एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अननेसेसरी लीडरशिप क्वालिटी सिस्टम को खराब कर सकती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम अपने पर्पसेस को अचीव ना कर पाए। तो कुल मिला के ऑपरेशनल फैक्टर यानी उस फैक्टर को भी हमें ध्यान देना होगा जो सिस्टम को चलाने के लिए जवाबदार है, सिस्टम को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए जवाबदार है। ये यहाँ लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। इट डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वंस एज इट इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी कि सिस्टम को जिस तरह से विकसित किया गया है, जिस तरह से लागू किया गया है, वो उसकी ऑपरेटिंग सदैव प्रभावशाली रहे। ये फैक्टर इस बात को श्योर करने के लिए कहता है। इट इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम एंड इट्स वर्किंग फिजिबल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। वो ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि जो मैनेजमेंट है प्रपोज सिस्टम का, वो हमेशा बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। इट एनालाइजेस वेदर द यूजर्स विल बी अफेक्टेड एंड दे एक्सेप्ट द मॉडिफाइड और न्यू बिजनेस मेथड्स। जो नई नीतियां सिस्टम के द्वारा लाई जाती हैं या जो समय समय रहते बदलाव किए जाते हैं, वो बदलाव यूजर्स को अनावश्यक रूप से प्रभावित ना करें और यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं मददगारी हो। ओवरऑल इस चीज का मतलब यह है कि जब भी कभी सिस्टम प्लानिंग की जाए तो प्लानिंग करते समय ऑपरेशन से संबंधित यानी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को प्लान करना, बेहतर तरीके से प्लान करना, प्रभावशाली ढंग से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये सिस्टम प्लानिंग करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक मेजर फैक्टर है। अगला जो सिस्टम प्लानिंग के लिए फैक्टर है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल फैक्टर यानी वित्तीय कारक। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सिस्टम कई बार इकोनॉमिकल नहीं होने के बजाय नॉन इकोनॉमिकल भी होते हैं। नॉन इकोनॉमिकल होते हैं, नॉन प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको चलने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत होती है। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो संस्थान पैसा नहीं कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा, लेकिन फिर भी उसे चलने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है सिस्टम को सही तरीके से चलाने में, क्योंकि देखिए सिस्टम एक बार बनाना ही काफी नहीं होता, उसे लगातार रखरखाव की, मेंटेनेंस की जरूरत होती है और मेंटेनेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर ही रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। और कई बार सिस्टम में को डिजास्टर फेस करने की भी आशंका होती है। जैसे आपने कभी सिस्टम बनाया, सिस्टम आगे चल के फेल भी हो सकता है, उस पर कई तरह के डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि
कुछ समस्याएं, जैसे कोई हमने मशीन बनाई लेकिन उस मशीन में कोई समस्या आ गई, तो और ऐसी समस्या जिसको हमने पहले कभी प्लान ना किया हो या जिसके बारे में कभी सोचा ना हो, तो इस तरह की जो समस्याएं जो हमने कभी प्लान नहीं की हो और वो समस्याएं आना, ये आपदा कहलाती हैं, डिजास्टर कहलाती हैं। तो उन डिजास्टर्स को फेस करने का एक ही तरीका है कि सिस्टम का फाइनेंशियल फैक्टर स्ट्रांग हो, सिस्टम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, वो इस तरह के डिजास्टर्स को फेस कर पाए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी सिस्टम की प्लानिंग की जाए तो वित्तीय पक्ष को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम भी अपना घर का जब बजट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियली हम लोग एक अमाउंट सेफ गार्ड रखते चलते हैं, ताकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमने कभी प्लान नहीं की हो, तो उन परिस्थितियों को से उभरने के लिए, उन परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए हम कहीं ना कहीं उस अपने सेफ फंड का यूज करते हैं। तो कुल मिला के बात ये कि जब भी कभी सिस्टम को प्लान किया जाए तो बाकी सारे फैक्टर्स भी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर, कि हम इकोनॉमिकल फैक्टर उसका साउंड रखें, बहुत बेहतर रखें, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर या स्पेशली कभी आपदा आती है तो उस आपदा का प्रबंधन करने में हम समर्थ हो पाए। तो ओवरऑल सिस्टम प्लानिंग के ये 4 बिंदु मैंने आपको बताए, जो 4 बिंदु हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्लानिंग के समय। सबसे पहला मैंने आपको बताया टेक्निकल फैक्टर, यानी कि तकनीकी कारक। इसके बाद बताया मैंने बिहेवियरल फैक्टर, यानी व्यवहारिक कारक। तीसरा मैंने आपको बताया ऑपरेशनल फैक्टर, यानी संचालित करने वाला तथ्य, सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाए। और फोर्थ मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी कि वित्तीय कारक। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनालिसिस। तो नाम से समझ में आता है डेटा यानी कि इंफॉर्मेशंस, एनालिसिस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन से संबंधित और अधिक विश्लेषण करना। देखिए, एक बार इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसमें से कई इंफॉर्मेशन हमारे यूज की नहीं होती, यूजलेस होती हैं हमारे लिए, जबकि कई इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर सकते हैं, या यूं कहें कि कई इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं आगे की पॉलिसीज तैयार करने के लिए भी, और अगर हमें कुछ डिसीजंस लेने हो तो वो डिसीजंस के लिए भी कई इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो कुल मिला के इंफॉर्मेशन में से भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से मीनिंगफुल चीजों को निकालना, विश्लेषण करना, ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस कहलाती हैं। यहाँ ये बताया हुआ है, डेटा एनालिसिस संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, उद्यमों यानी कि बिजनेसेस के लिए बेहतर निर्णय लेने, अपने ग्राहकों की सेवा करने और उत्पादकता और राजस्व यानी कि रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो उनमें से भी एनालाइज करें कि किस तरह की चीजों की आपको और आगे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है और वो शॉपिंग मॉल में कितनी सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन अगर वो ये एनालाइज कर ले कि हाँ ये सामान मेरे पास बहुत ज्यादा बिकता है, तो वो उस सामान को लेकर हमेशा एक कोशिश रखेगा कि ये सामान मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा रखा हुआ रहे, क्योंकि अगर वो इस तरह का एनालाइज नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो कस्टमर को मिले ही नहीं। कस्टमर को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कस्टमर कहीं और से जाके परचेज करेगा। तो एक शॉपिंग मॉल हमेशा इस तरह का एनालाइज करता रहेगा कि यार ये मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत तेजी के साथ सेल आउट होता है, तो मैं उस प्रोडक्ट को लेकर एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास रखूं। लेकिन वो ऐसा कभी कर पाएगा जब वो डेटा को लगातार एनालाइज करता रहे, या फिर कोई कस्टमर उसके पास लगातार उसके पास आता रहा, गुड्स परचेज करता रहा, लेकिन लंबे समय के बाद से वो नहीं आया है, तो वो उसको फोन करके कांटेक्ट करे या एसएमएस करे या उससे रीजन पूछे, और ताकि उसका कस्टमर वो खराब नहीं हो। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है जब उसको इस बात की जानकारी हो कि लंबे समय से कस्टमर आया नहीं है, और वो भी उसे तब जानकारी मिलेगी जब वो डेटा को एनालाइज करता रहे। कुल मिला के बात यह है कि डेली के ट्रांजैक्शन से हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जाता है, लेकिन उस डेटा में से हमें काम की चीजों को निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ये सब कुछ डेटा एनालिसिस कहलाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो डेटा एनालिसिस के लाभ बहुत अधिक हैं, और कुछ सबसे पुरस्कृत लाभों में है आपके व्यवसाय के लिए सही जानकारी प्राप्त करना,
आईटी विभागों में अधिक मूल्य प्राप्त करना, अधिक प्रभावी विपणन अभियान बनाना, ग्राहकों की बेहतर समझ हासिल करना और भी बहुत कुछ। कुल मिला के ये केवल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, समय के साथ साथ डेटा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप ऑनलाइन डेटा की बात करें, आज हमारा आपका सब लोगों का डेटा कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे आधार कार्ड की जानकारी या हमारे पैन कार्ड की जानकारी फेसबुक के थ्रू या हमारे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम्स के थ्रू या बहुत सारी डिवाइसेस के थ्रू हमारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कितने सारे लोग हैं और उनसे रिलेवेंट कितना सारा डेटा होगा, ये सभी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और समय के साथ साथ ये डेटा और घना होता जा रहा है। अब उस डेटा में से आवश्यकता के अनुसार हमारा मीनिंगफुल डेटा को निकालना, ये सारी ही चीजें डेटा एनालिसिस कहलाती हैं। ये चीज यहाँ पर बताई हुई है कि डेटा आज के समय में इतना ज्यादा उपलब्ध है कि डेटा एनालिसिस करना एक चुनौती हो चुकी है। अर्थात सभी डेटा को संभालना और पेश करना डेटा एनालिसिस के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। मतलब ये कि बहुत सारे डेटा को हैंडल करना। आपने सुना होगा डेटा वेयरहाउस के बारे में। तो डेटा वेयरहाउस, जब जो ऑपरेशनल हम लोग डेटा यूज करते हैं, जो डेटा हमारा करंट डेटा होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं, लेकिन ये डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता जाता है, एक बड़ा कलेक्शन बनता जाता है। इस बड़े कलेक्शन को फिर डेटा वेयरहाउस कहा जाता है और फिर उसी में से आवश्यकता के अनुसार डेटा एनालाइज करना, इसको टेक्निकली डेटा माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे बड़े कलेक्शन में से आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं को निकालना, सर्च करना, ये डेटा एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। यहां पर डेटा डिक्शनरी आम डिक्शनरी की तरह मानी जाती है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति सिस्टम को डिजाइन करवाता है, व्यक्ति या वो फर्म भी हो सकती है, जब वो सिस्टम को डिजाइन करवाता है तो जो व्यक्ति या जो फर्म सिस्टम को डिजाइन करने का या बनाने का काम करता है, जो उस सिस्टम की व्याख्या करता है, उस व्यक्ति को सिस्टम एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है। सिस्टम एनालिस्ट यानी वो व्यक्ति या वो फर्म जो सिस्टम को डिजाइन करने का काम कर रही हो। उदाहरण के लिए अगर कोई शॉपकीपर अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाता है तो शॉपकीपर वहां पर यूजर हो गया, लेकिन जो फर्म या जो कंपनी या जो व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा, वहां उसकी भूमिका कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की होगी, सिस्टम एनालिस्ट की होगी। तो सिस्टम एनालिस्ट का एक दायित्व होता है कि वो सिस्टम बनाने के साथ साथ उससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं या जो भी शब्दावली हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए साथ में एक सपोर्ट बुकलेट अवेलेबल कराए। एग्जाम्पल के लिए, जब हम मान लीजिए एलईडी खरीद के लेकर आते हैं या हम कोई टेप रिकॉर्डर या कोई प्ले स्टेशन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लेके आते हैं, तो साथ में हमको एक बुकलेट मिलती है। तो वहां उस बुकलेट की भूमिका होती है डाटा डिक्शनरी की। एक्चुअली वो बुकलेट हमें उस सिस्टम का यूज करना सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लेकर आए तो साथ में आपको एक बुकलेट मिली, तो उस बुकलेट में उन छोटे छोटे शब्दों की व्याख्या दी होगी जो रिमोट पे दिए रहते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अगर आपको रिमोट मिला है तो रिमोट के बटन पे कई कोडवर्ड्स दिए रहते हैं। अब क्योंकि रिमोट के बटन पे इतनी जगह नहीं होती कि उस चीज को समझाया जा सके या उसकी व्याख्या की जा सके, तो स्वाभाविक है रिमोट के बटन पे शॉर्टकट ही लिखा जा सकेगा। अब रिमोट के बटन पे जब शॉर्टकट लिखा हुआ है तो वो यूजर को समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ये है क्या। तो वहां पर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाले व्यक्ति या कंपनी की लायबिलिटी है कि वो साथ में एक पुस्तिका दे, जो कि वो देते भी हैं, बुकलेट दे, जो उस बुकलेट में उस हर एक शब्द का मतलब समझाया होना चाहिए और उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। हम मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो आमतौर पे मोबाइल के साथ हमको एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में मोबाइल के कुछ कोडवर्ड्स या कुछ छोटे मोटे बग्स को दूर करने, छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने की चीजें बताई जाती हैं। तो कुल मिलाकर वो बुकलेट की भूमिका वहां पे डेटा डिक्शनरी की है। यूं समझ लीजिए कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल की भूमिका वहां एक सिस्टम की है और मोबाइल के साथ जो बुकलेट मिली उसकी भूमिका डेटा डिक्शनरी की है। या हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक तरह का सिस्टम है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो पुस्तिका हमें मिली, जो रूल बुक हमें मिली या जो उसके साथ हमें जानकारी प्रदान करने वाली कोई भी ब्रोशर मिला या पुस्तिका मिली, वो डेटा डिक्शनरी कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा डिक्शनरी में डेटा स्टोर किया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में मेटा डाटा कहा जाता है। यहाँ ये समझ लीजिए, मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी सूचनाओं की भी सूचना
यहाँ सूचना से संबंधित सूचना को हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो हमें रिमोट मिला, उस रिमोट पे जो बटन है वो सूचना है, और उस सूचना से संबंधित और भी बड़ी व्याख्या उस पुस्तिका में अवेलेबल है, तो वो व्याख्या उसका मेटा डाटा कहलाएगी। तो यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है सिस्टम को डिजाइन करना, और उसका एक एडिशनल काम ये भी है कि वो सिस्टम से संबंधित व्याख्या करने के लिए एक अतिरिक्त पुस्तिका यूजर को प्रदान करे, और उस अतिरिक्त पुस्तिका को कहा जाता है डेटा डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम डेटा डिक्शनरी के कुछ टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो डेटा डिक्शनरी का पहला टाइप है एक्टिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव डेटा डिक्शनरी वो डिक्शनरी होती है जो डीबीएमएस के थ्रू, यानी अपने डेटाबेस के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और अगर उस सॉफ्टवेयर की रूल बुक या डेटा डिक्शनरी ऑनलाइन है, तो वो डेवलपर के द्वारा ऑटोमेटिकली अपडेट समय समय पे की जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के आए, साथ में किताब दी हुई है, तो किताब तो खुद ब खुद अपडेट होगी नहीं, तो वहां पर किताब जो डेटा डिक्शनरी है वो पैसिव डेटा डिक्शनरी कहलाएगी। यूं समझ लीजिए कि वो डेटा डिक्शनरी जो समय के साथ खुद ब खुद अपडेट होती रहे वो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है, और जो समय के साथ खुद ब खुद अपडेट नहीं होती है वो पैसिव डेटा डिक्शनरी कहलाती है। डेटा डिक्शनरी में उपलब्ध जानकारी आमतौर पर, जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा डिक्शनरी में होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की भी सूचना। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि आमतौर पे सभी डेटाबेस तालिकाओं और उनके स्कीमा के नाम, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सॉफ्टवेयर की डेटा डिक्शनरी का दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में क्योंकि इंफॉर्मेशन से इकट्ठी होती हैं, इंफॉर्मेशन से इकट्ठी करने के लिए कहीं ना कहीं टेबल्स की जरूरत होती है, डेटाबेस टेबल की। तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल को लेकर बताया गया है। तो पहला बिंदु है सभी डेटाबेस तालिकाओं में उनके स्कीमा के नाम। स्कीमा मतलब होता है टेबल का नाम। डेटाबेस की सभी तालिकाओं के बारे में विवरण, जैसे उनके अधिकृत उपयोगकर्ता, उनसे सुरक्षित संबंधित जानकारी, बनाए जाने की जानकारी, तालिकाओं के बारे में भौतिक जानकारी। तालिका का मतलब यहाँ टेबल से है। टेबल की फिजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है। टेबल के अंतर्गत प्राइमरी की और फॉरेन की जानकारी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा डिक्शनरी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो किसी सॉफ्टवेयर की डेटा डिक्शनरी का दिया गया है। डेटा डिक्शनरी का नेचर डिवाइस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डेटा डिक्शनरी में ये जानकारी नहीं होगी। ये जानकारी एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा डिक्शनरी के उदाहरण की है जो आपको बताई गई है। डेटाबेस के व्यूज की जानकारी। तो कुल मिला के जब कभी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा, तो सॉफ्टवेयर का डेटा किन टेबल्स में स्टोर हो रहा है, वो टेबल हार्ड डिस्क के कौन से पार्ट में रखी हुई है, टेबल में कितनी प्राइमरी की तो खैर एक ही होती है, टेबल के अंतर्गत कौन कौन सी प्राइमरी की हैं, कौन कौन सी फॉरेन की यूज की गई हैं, डेटाबेस के कितने व्यू बनाए गए हैं, ये सारी जानकारी अपेक्षित होती है। माना जाता है कि ये जानकारी हमें दी जाएगी अगर वो डेटा डिक्शनरी किसी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग को लेकर के की गई हो। कुल मिला के डेटा डिक्शनरी को फाइनली मैं समराइज करता हूं, किसी भी सिस्टम के साथ उस सिस्टम की व्याख्या करने के लिए प्रदान की गई पुस्तिका या मैनुअल, उसे डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले यह समझते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। क्राइम मतलब होता है अपराध, और यदि कोई अपराध डिजिटल माध्यम से किया जाए, डिजिटल माध्यम यानी जिसमें उपयोग में लिया जाए किसी कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क को। कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में किए जाने वाले या इनके माध्यम से किए जाने वाले अपराध को साइबर क्राइम बोला जाता है। साइबर क्राइम से कोई क्राइम करना कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। किसी की पर्सनल जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की पर्सनल जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी की निजी जानकारी को बगैर उस व्यक्ति को सूचना दिए लेना एक प्रकार का अपराध है, और
उस जानकारी का दुरुपयोग करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के ऐसे अटैक हैं जो साइबर क्राइम के तहत आते हैं, जिनमें से सबसे पहला है स्पाईवेयर। यह किसी कंप्यूटर में बिना इजाजत के प्रवेश करता है और उस कंप्यूटर की सारी निजी जानकारी मालवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को दे देता है। स्पाई मतलब होता है जासूसी, यानी कि यह आपके सिस्टम में बगैर आपको सूचना दिए प्रवेश करेगा और आपकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखेगा। जो भी जानकारी निजी होगी या कॉन्फिडेंशियल होगी, वो उसको निकालकर जिस व्यक्ति ने इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में भेजा है उस तक पहुंचाने का काम करेगा। ऐसी गणना को मालवेयर बोला जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन करते हैं। हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का यूज वायरस, स्पाईवेयर और वर्म आदि के लिए किया जाता है, यानी एक ऐसा कस्टमाइज्ड प्रोग्राम जिसको हैकर द्वारा बनाया जाता है। हैकर यानी कि वह व्यक्ति जो आपके सिस्टम की में से आपकी निजी जानकारी को चुराने का काम करते हैं, उन्हें हैकर बोला जाता है। उनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा कोड ब्लॉक, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में प्रवेश करेगा और निजी जानकारी को चुराने का काम करेगा। निजी जानकारी से मतलब है आपके बैंक डिटेल, आपके फोटोग्राफ्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप किन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, किन किन के साथ आप जुड़े हुए हैं, यह सारी जानकारी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत आती है। दूसरा होता है फिशिंग। तेजी से एक आम घटना कई लोगों के साथ हो रही, जिसे फिशिंग कहा जाता है। अधिकांश साइबर क्राइम फिशिंग के माध्यम से होते हैं। फिशिंग क्या होती है, पहले थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ईमेल मैसेज को वैध वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक द्वारा भेजा गया है ऐसा प्रतीत होता है और इसमें संदेहशील डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो सकती है प्राप्त करने के लिए वेरीफाइंग के लिंक भेजे जाते हैं जो किसी फ्रॉड वेबसाइट पर ले जाता है और ऐसे लिंक पर क्लिक कर आग्रह कर आपको फाइनेंशियल जानकारी देगा तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। कहने का यह मतलब है फिशिंग मतलब होता है जालसाजी, जो हैकर द्वारा किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। जाल का यह है कि आपको एक ऐसा मेल आ सकता है जो दिखने में एक तरह से जेन्युइन लगेगा। जैसे एग्जांपल में यहां पर दिया हुआ है बैंक के थ्रू आने वाला एक मेल, हालांकि उसमें लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, नाम ऑलमोस्ट हमें लुक एंड फील उसका बैंक के जैसा लगेगा। किसी भी बैंक का, जिस बैंक में आपका खाता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो लुक एंड फील इसका बिल्कुल बैंक जैसा लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपको बैंक की जैसा फील होगा और वहां पे आपको लिंक दिया रहेगा कि फलाना लिंक पे क्लिक करिए तो आपकी सर्विस जो कुछ पेंडिंग रखी हुई है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब व्यक्ति को लगता है कि बैंक की तरफ से मेल आया है, जरूर कोई सर्विस है जो अभी तक सही चल रही थी, अब वो किसी कारण से पेंडिंग हो गई है, ठीक है मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और वो एक्टिवेट हो जाएगी। आप जब उस पे क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आप उसकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग वेबसाइट पर गौर करते हैं, एड्रेस बार पे नजर ही नहीं डालते हैं। वेबसाइट जो है उसका लुक एंड फील भी वैसा ही रहेगा। वहां से आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, आप जानकारी देंगे, कई बार आपसे लॉगिन भी करवा लिया जाएगा कि नेट बैंकिंग जैसा फॉर्मेट है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए और एक्टिवेट हो जाएगा। हम अपना असली का यूजर आईडी पासवर्ड उसमें डाल देते हैं और एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, वापस लौट के हम अपने ईमेल पे आ जाते हैं, वो विंडो बंद हो जाती है। अब हमें लगता है कि हाँ जो सर्विस पेंडिंग थी अब वो एक्टिवेट हो गई है, वहां से मैसेज भी आता है हाँ ठीक है अब आपकी सर्विस
निरंतर रूप से जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, एक्टिवेट हो गई है। लेकिन ये बैंक से कोई मेल ही नहीं था, और तो और ऐसी कोई सर्विस ही नहीं थी जो पेंडिंग हुई। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जाने अनजाने में हम अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड दे चुके, तो ये निजी जानकारी हमसे जालसाजी के रूप में मंगवा ली जाती है, जिसको फिशिंग अटैक बोला जाता है। चौथा टाइप है स्पैम मेल। स्पैम मतलब होता है फर्जी। किसी व्यक्ति को एक विषय पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना होता है, जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा स्पैमिंग पर होती है, अर्थात अवांछित संदेश और विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। कई बार रूमर्स फैलाए जाते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये फलाना लिंक आप लोगों को शेयर करें और इस पर क्लिक करें तो आपको स्कीम के तहत आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसे घर बैठे कभी भी कमाई नहीं होती, ये हम सब बखूबी जानते हैं। लेकिन वहां पर शब्दों का ऐसा ताना बाना होता है जिससे आकर्षित होकर हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और इस तरह की कोई भी स्कीम वो नहीं होती है जैसे हमें बताई गई। तो किसी व्यक्ति को रूमर्स या अनऑथराइज्ड मेल्स जब रिसीव होते हैं तो वह मेल्स स्पैम कहलाते हैं। आप जीमेल में अगर आपको इस तरह का कोई मेल आ रहा है तो आप उसको मार्क एज स्पैम भी कर सकते हैं, फिर वो आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति वह मेल दोबारा भी आपको भेजता है तो वो सीधा स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। अब करते हैं लॉजिक बॉम्ब के बारे में। लॉजिक बॉम्ब जिसे स्लैग कोड के रूप में जाना जाता है, कोड का एक ऐसा दुर्भावनपूर्ण टुकड़ा है जो एक विशिष्ट घटना द्वारा ट्रिगर होने पर दुर्भावनपूर्ण कार्य को निष्पादित करने के लिए जानबूझकर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। यह एक वायरस नहीं है, हालांकि यह आमतौर पर एक समान तरीके से व्यवहार तो करता है। यह चुपके से उस प्रोग्राम में डाला जाता है जहां ये निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने तक निष्क्रिय रहता है। वायरस जैसे दुर्भावनपूर्ण सॉफ्टवेयर में अक्सर लॉजिक बॉम्ब होते हैं जो एक विशिष्ट पेलोड या पूर्व निर्धारित समय पर चालू होते हैं। लॉजिक बॉम्ब का पेलोड सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता के लिए अज्ञात है और वह कार्य जिसमें वह अवांछित रूप से निष्पादित करता है। इसको मैं समझाता हूं एक्चुअली इस थ्योरी का मतलब क्या है। लॉजिक बॉम्ब सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ कोड होता है जो एक निर्धारित समय आने पर एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो आसान होगा। कई सॉफ्टवेयर हमको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर, हालांकि कोई हमारे लिए क्यों फ्री में सॉफ्टवेयर बनाने लग गया, उसका क्या फायदा है हमारे लिए फ्री सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना सोचता है, लेकिन नहीं, हमको इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और हम उनको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो हमारे वो सिस्टम में आम सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाता है और हमारा काम करता है। लेकिन चलते चलते वो बीच में आपसे बोलता है कि आप प्रो वर्जन पे चले जाइए। प्रो वर्जन मतलब इसके बेहतर वर्जन पे जाइए, उम्दा वर्जन पे जाइए। वो फ्री नहीं होगा, आपको कुछ पेमेंट करना होगा और पेमेंट बहुत ही कम है, बहुत कम। हम इसकी अधीन हो जाते हैं और फिर प्रो वर्जन के लिए हम पेमेंट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब हम पेमेंट करने के लिए जाते हैं, पेमेंट हो भी जाती है, हमने पेमेंट भी कर, लेकिन वहां भुगतान करने के लिए हमने फिर से अपनी नेट बैंकिंग या पेमेंट का जरिया बता दिया, किस माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, वो जानकारी उनके साथ शेयर कर दी। तो ये जब तक आप प्रो वर्जन पे नहीं जा रहे हैं, ये लॉजिक बॉम्ब चुप बैठेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रो वर्जन की गतिविधि शुरू करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा नुकसान हो सकता है।
तो इस सॉफ्टवेयर में डालकर हमको हमारे सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। और अंत में जब कभी हम इस पे क्लेम करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को डालने के बाद हमारा कोई इस तरह का नुकसान हुआ है, हमारे साथ अपराध घटा है, तो वहां एक क्लियरेंस आता है कि आपने स्वेच्छा से इसको डाउनलोड करा था, ये खुद से आपके कंप्यूटर में चल के नहीं आया। और जब आपने डाउनलोड करा तो कई बार हमने देखा है कि आई एक्सेप्ट ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी होती है कि उस समय हमें उसे के लिए उसको पढ़ पाना लगभग असंभव ही होता। तो जाने अनजाने में हम उस अपराध के शिकार हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हैकिंग के बारे में। बहुत आसान सी चीज है। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आपके सिस्टम फंक्शन यानी कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर आदि में कमजोरी को ढूंढे और फिर सिस्टम को अपने अनुसार मॉडिफाई करके डेटा को चुरा लेता है या नष्ट कर देता है या फिर उसे बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। कुछ कमजोर कड़ी को ढूंढना और उसके माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर जाना और हमारे लिए एक नुकसान या कठिनाई पैदा कर देना हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। आइडेंटिटी चोरी साइबर क्राइम में सबसे आम बात है। इसमें किसी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी बताना अब रिस्की है क्योंकि सारी चीजें हमारे आधार कार्ड के नंबर से लिंक हो चुकी हैं अधिकांश रूप से। उसके जरिए वित्तीय लाभ उठाने या अपराध की कोशिश की जाती है, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। आखिरी है इसके बाद स्पूफिंग। स्पूफिंग में कोई साइबर क्रिमिनल किसी वेबसाइट या ईमेल आईडी या कॉलर आईडी को ट्रैक करके आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहेगा, जैसे किसी फाइल को डाउनलोड करना या लिंक पे क्लिक करना। यह बताने की कोशिश करते हैं जो वह नहीं होती। स्पूफ का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है धोखा, धोखाधड़ी। स्पूफ वेबसाइट, ईमेल आईडी या लिंक ओरिजिनल में इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि आपको लगता है कि यह सही है, ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, या आपको विश्वास जताते हैं। जैसे कि एक हैकर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की जैसी मिलती जुलती ईमेल आईडी बनाकर आपको मेल करता है और उस मेल में एक लिंक पर क्लिक करने के लिए आग्रह किया जाता है। जब आपको लगता है कि यह मेल सही है क्योंकि वो ऑफिशियल जैसा दिखता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और एक बार लिंक पर क्लिक करने के बाद वायरस हो या मालवेयर्स हो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं और वो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हैकर को भेज सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, इन चीजों से समझ में तो आ गया कि अपराध किस किस तरह से घटे जा सकते हैं, लेकिन इनसे बचने का क्या तरीका है जिनसे इन चीजों से बचा जा सके, साइबर क्राइम से बचा जा सके। तो सबसे पहला, अपने कंप्यूटर पीसी में आप एक अच्छा लाइसेंस्ड एंटीवायरस डाल के रखें। लाइसेंस एंटीवायरस, ना कि कोई फ्री डाउनलोड कर लिया। फ्री वाले यही से इनमें से कोई एक होगा, कोई किसी के लिए फ्री में कोई काम नहीं करता। तो एक जेन्युइन एंटीवायरस डालें। दूसरा, विंडोज का फायरवॉल एक्टिवेट करके रखें, फायरवॉल को डिसेबल ना करें। कोई पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ना करें, कोई भी पायरेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करें। पायरेटेड मतलब क्रैक करा हुआ। आप ऑफिशियली उनको परचेज करें, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए, आग्रह करने के लिए अगर आपके पास मेल आता है तो आप उसे इग्नोर करें। फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर के बहकावे में ना आए। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, भले ही वो बैंक की ही वेबसाइट से मेल क्यों ना आया हो। इतना समझ लें, बैंक के पास आपकी सभी जानकारी मौजूद है, वो आपसे कभी कोई जानकारी फोन के थ्रू या मेल के थ्रू प्राप्त नहीं करेगा। अगर कुछ बैंक को चाहिए भी होगा तो वो बाय पोस्ट आपको एक लेटर ड्रॉप करेगा कि आप बैंक में विजिट करें, खुद
जिसका अकाउंट है, वहां आपसे बात की जाएगी, बजाय आपको लिंक भेजे जाएंगे, फिर आप इस पे क्लिक करें तो ओटीपीज आपको उसमें डालना पड़ेगा। इस तरह की बैंक की तरफ से कोई भी गतिविधियां नहीं होती है। तो ये थे साइबर क्राइम से बचने के कुछ तरीके। आज के सेशन में हमने बात की साइबर क्राइम के बारे में और अटैक्स के प्रकार के बारे में। इस सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और उससे जुड़ी हुई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटर रिसोर्सेज। या यूं कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग की ऐसी स्टाइल है जिसमें मैसिवली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल आईटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज को सर्वर के रूप में प्रदान किया जाता है। अब मैं इनको आसान भाषा में समझाता हूं। इंटरनेट के थ्रू मिलने वाली सर्विसेज बहुत सारी हैं। जैसे आपको डेटा प्लान मिलता है, ये भी एक इंटरनेट सर्विस है। आप फोन लगाते हैं किसी को, ये भी एक तरह की आईटी सर्विसेज है। लेकिन यहां बात हो रही है ऑफ साइट स्टोरेज के बारे में। ऑफ साइट स्टोरेज यानी कि सर्वर स्पेस। सर्वर स्पेस यानी कि कहने का यह मतलब है कि हमारे पास पेन ड्राइव होती है जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं। अब पेन ड्राइव में रखा हुआ डेटा अगर आपको किसी दूसरी जगह ले जाना है तो वो पेन ड्राइव को आपको जाहिर सी बात है साथ लेके जाना पड़ेगा, खुद ब खुद तो आपके साथ जाएगी नहीं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑफ साइट स्टोरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इंटरनेट पर कुछ परसेंट या कुछ जीबी में स्पेस दिया जाएगा, आपको परचेस करना होगा। उस स्पेस में आप अपना जो डेटा रखना चाहे वो रखें लॉग इन करके। माना आपके पास एक 4 जीबी की पेन ड्राइव है, आपने 4 जीबी का वेब स्पेस ले लिया। अब उस 4 जीबी के वेब स्पेस में आपने अपना निजी डेटा को रखा। आमतौर पर लोग वेबसाइट अपलोड करते हैं, पर आप अपना खुद का डेटा भी रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है। अब जिस जगह पे आपको वह डेटा निकालना है तो आप वहां पर अपनी उसी आई प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करें और डेटा को डाउनलोड कर लें। तो कहने का यह मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटिंग जो निरंतर रूप से आपके साथ बना रहेगा। जैसे हमारे सर पे ऊपर बादल होते हैं आसमान में, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये डेटा भी आपके साथ बना रहेगा। जहां जरूरत पड़े आप इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट करें, उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करें और डेटा को डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधा उपलब्ध है। इसमें यूजर अपने जरूरत के हिसाब से सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं सर्विसेज के पैसे देते हैं जिनका वह इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्हें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपको इस तरह की फैसिलिटी चाहिए तो आपको खुद का कोई प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको बस रिन्यूएबल अमाउंट पे करना है। लेकिन एक छोटे से मैं यहाँ पे बात बताऊंगा। यदि हमने एग्जाम्पल पेन ड्राइव का लिया था तो हमें पेन ड्राइव जब मार्केट से खरीदनी होती है तो उसका पैसा केवल एक ही बार देना होता है। फिर भविष्य में आपको उसकी रॉयल्टी देने की कभी जरूरत नहीं है। मतलब आपने पैसा दिया, पेन ड्राइव आपने शॉपकीपर से ली, वह पेन ड्राइव जीवन भर आपकी होगी। सही है तो भी आपकी, खराब है तो भी आपकी। अब आपका कोई लेना देना शेष नहीं बचा। एक प्रैक्टिकल बात बता, लेकिन वेब स्पेस कभी खरीदा नहीं जाता, यहां पर आपको रेंटल अमाउंट पे करना होता है। किसको पे करना होता है? जिसके सर्वर में आप ये डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो वहां पर आप 1 महीने से लेके 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक का रिन्यूएबल अमाउंट पे करेंगे। यदि आप आपका अमाउंट पे करना बंद करते हैं तो ये जाहिर सी बात है आपको वो सर्विस मिलना बंद हो जाएगी। सारा डेटा या तो आपको निकालने का बोल दिया जाएगा, निकालना चाहे तो आप निकालें, नहीं तो फिर उसे वो डिलीट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर के बारे में। ये भी एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को बना के क्लाउड पे रख देते हैं
और जिसको जो एप्लीकेशन पसंद आती है या जिसको जिस एप्लीकेशन की जरूरत होती है तो वह उसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल करता है। गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड यूजर के लिए, यहां पर वही एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जो केवल एंड्रॉयड में चल सकती हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें ऐप के साथ साथ गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल प्ले बुक्स, गूगल प्ले मूवीज, टीवीज, गूगल प्ले न्यूज स्टैंड भी शामिल है। जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको केवल ऐप्स में एप्लीकेशन और म्यूजिक प्लेयर, गेम्स वगैरह मिले। यहां पर आपको म्यूजिक भी मिल सकते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी है। आप कोई भी नया ट्रेंडिंग मूवी, लेटेस्ट मूवी के सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप बुक्स रीड कर सकते हैं, ऑथर्स यहाँ पे अपनी बुक सबमिट कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई भी डाउनलोड करे तो चार्ज दे या फ्री में पढ़े। मूवीज भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टीवीज देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस के आपको यहाँ मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज के भी न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आप सभी ऐप्स को अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर मैनुअली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ऐप्स या कोई दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर लिस्टेड होता है वो या तो फ्री होता है या तो पेड होता है। ये बात शायद हम सब जानते ही हैं। मतलब कि कुछ ऐप्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ को इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे का भुगतान करना होता है। ठीक उसी तरह है एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में आपको भी ऐप्स, सारी चीजें मिलने वाली हैं जो गूगल प्ले स्टोर देता है, लेकिन ये एप्पल यूजर के लिए है। जैसे हम एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एप्पल स्टोर से अगर कुछ भी डाउनलोड करना होता है तो हमें एप्पल आईडी की जरूरत होती है। जैसे हम गूगल स्टोर पर बिना लॉगिन किए कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एप्पल स्टोर से बिना एप्पल आईडी के कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, चाहे वो ऐप्स फ्री ही क्यों ना हो। ये दोनों ही स्टोर्स की मैंडेटरी प्रोसेस है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना ही होगा। यदि लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बात करते हैं IoT के बारे में। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले इसकी थ्योरी बताता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है। इसका पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग है, IoT का। इसमें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को स्विच के ऑन और ऑफ से कंट्रोल हो जाती है। उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर वह एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके तो कैसे होगा? आपके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में आपका स्मार्टफोन, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन, वेयरेबल डिवाइस और बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो IoT एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें चीजें एक दूसरे से या किसी दूसरे उपकरण के साथ कम्युनिकेट करती हैं। बेहद सिंपल सा एग्जांपल है कि अपने मोबाइल फोन को चीजों से, घर में रखी चीजों से कनेक्ट कर देना। जैसे हमारे घर में लगा AC मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। भाई आप चाहते हैं कि घर पहुंचने से पहले आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो आप घर पहुंचने से कुछ 1, 2, 3 मिनट पहले ही अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वह उस तरह का एनवायरनमेंट आपके रूम में जनरेट हो जाए। दूसरा, हम अपने मोबाइल फोन को अपनी वेयरेबल वॉचेस, रिस्ट वॉच, हाथ में घड़ी से कनेक्ट करते हैं ताकि हम उस घड़ी में टाइम के अलावा यह भी देख सके कि हमें कौन कॉल कर रहा है या किसका मैसेज आया है, और वो हमारे पल्स रेट वगैरह भी बताता है, ट्रैकिंग भी बताता है कि हमने दिन भर में कितना चला है। यह सारी ट्रैकिंग भी हमें वो सुविधा देता है। हम अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कनेक्ट हुआ, स्मार्ट टीवीज को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के पहले जमाने में यही सारी चीजें होती थी। घर में टीवी होती थी, म्यूजिक सिस्टम होता था, AC ज्यादा पहले नहीं तो होता था IoT से पहले, तो उनके लिए एक सेपरेट रिमोट होते थे। टीवी को कंट्रोल करना उसका अलग रिमोट, AC को कंट्रोल करना उसका अलग रिमोट, म्यूजिक प्लेयर के लिए रिमोट वाला है तो ठीक है, नहीं तो खुद जाके उसको ऑपरेट करो। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जिसमें आपको अलग अलग रिमोट को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन सभी अलग अलग डिवाइसेस को अपने एक ही मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था IoT।
अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बिग डेटा के बारे में। समझेंगे इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत से ऐसे टूल उपलब्ध हैं जो आपके डेटा का विश्लेषण बहुत सटीक तरीके से करते हैं। इसमें डेटा के अनुसार आपकी कंपनी की ताकत, जोखिम आदि का सही विश्लेषण कर आपको देता है, जो कोई भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत सहायक है। हैडूप, कसारा आदि कंपनियां इस प्रकार के कार्य को करती है। बिग डेटा एक प्रकार का टूल है जो कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती काम करता क्या है। समय के साथ साथ व्यक्तियों की जानकारियां बढ़ती जा रही हैं और वह इंटरनेट पर अपनी अपनी जगह बनाती जा रही हैं। समय के साथ कह सकते हैं तो इंटरनेट के क्लाउड पर लोड बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा, एप्लीकेशंस को उस डेटा में से जानकारी निकालना उतना ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जानकारी कई सारी है। तो यहां पर वह एक टूल इस्तेमाल करते हैं बिग डेटा, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम और एआई के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये उन डेटाओं को सीक्वेंस में अरेंज करता है और कई सारी जानकारियों में से सटीक जानकारी, जो काम की जानकारी है, वो ऑटोमेटिकली निकाल कर हमको प्रदान करता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसकी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, आईओटी के बारे में और बिग डेटा के बारे में। इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सेलुलर ट्रांसमिशन, जिसको सेलुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर सिस्टम क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जहन में एक छोटी सी बात रखिएगा कि जब हम किसी ओपन एरिया, एक बड़े ग्राउंड, खुले मैदान में देखते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क टावर लगा रहता है। तो उसी टावर को लेकर वो क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसी चीज को लेकर हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो जो ग्राउंड में लगा हुआ एक बड़ा सा टावर होता है, उसमें ट्रांसमीटर, ट्रांससीवर लगा होता है, जो आपके मोबाइल फोन को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और वो चारों दिशाओं में उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है। देखा जाए तो वो एक तरह का एक हेक्सागोन शेप डेवलप करता है। उस टावर का तकनीकी नाम होता है बेस स्टेशन। एक बेस स्टेशन अपनी चारों दिशाओं में रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और उसका आकार एक हेक्सागोन शेप में होता है। जहां कहीं भी उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी लेंथ वेव्स धीमी होनी शुरू होती है, फिर इसके बाद उसी के ठीक बाद एक दूसरा बेस स्टेशन लगाया जाता है। लेकिन जैसा कि यहां पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक बेस स्टेशन है जिसका कवरेज एरिया इतना है। जहां पर इसका दायरा खत्म होगा, वहां से दूसरे बेस स्टेशन को लगाया जाएगा, फिर उसको आगे फैलाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक बेस स्टेशन दूसरी बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से कभी मैच नहीं होता है। हर एक बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा होती है। कभी एक समान फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ पर कभी भी बेस स्टेशन को सेट नहीं किया जाता, क्योंकि जहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट होंगी, आपस में टकराएंगी, वहां पर नेटवर्क फ्लक्चुएशन जैसी समस्या आ सकती है। प्रत्येक सेल फिक्स लोकेशन ट्रांससीवर पर सर्व किया जाता है।
जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब यह सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो यह एक वाइड ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर रेडियो कवरेज को उपलब्ध कराते हैं। ये बड़ी संख्या में ट्रांसरिसीवर जैसे मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यहां से रिलीज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही मोबाइल में सिग्नल आते हैं, ताकि हम किसी को कॉल कर पाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर पाते हैं। तथा नेटवर्क में बेस स्टेशन के द्वारा कभी भी फिक्स ट्रांसरिसीवर और टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला है इसके बाद सेल्यूलर सेल, यानी एक बेस स्टेशन जितना एरिया कवर करता है उस एक एरिया को सेल्यूलर सेल कहा जाता है। सेल्यूलर सेल सिस्टम की बुनियादी भौगोलिक इकाई है। किसी भी कवरेज क्षेत्र में मधुकोश की तरह विभाजन सेल्यूलर कहलाता है, यानी एक से ज्यादा सेल मिलकर एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक रूप धारण करते हैं। हालांकि ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी हवा में होती है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपको दिखाई नहीं देगी। तीसरा है सेल्स छोटे भौगोलिक क्षेत्रों पर प्रसारित करने वाले बेस स्टेशन हैं जो हेक्सागन के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। परिदृश्य के आधार पर प्रत्येक सेल के आकार भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस एक बहुत खास बात है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जिसका शॉर्ट नेम होता है MTSO, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, एक प्रणाली है जो यूजर के पास सेल फोन टावरों से रीडिंग की निगरानी करके स्वचालित रूप से सेल फोन यूजर के संपेक्ष सिग्नल को ट्रैक करता है। MTSO सिस्टम स्वचालित रूप से एक सेल फोन टावर से दूसरे सेल फोन की सेवाओं को स्विच करता है, जिसके आधार पर टावर यूजर की सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त MTSO एक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सेल फोन यूजर्स को एक सेंट्रल ऑफिस से जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। तो जब उन यूजर्स को लंबी दूरी के क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, एक चीज गौर करने वाली है कि जब हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो तुरंत ही बेल ना जाते हुए वहां पर 1 से 1.5-2 सेकंड का एक होल्ड आता है, जिसमें हमें 2 या 3 बार बीप सुनाई देती है। इस बीप में होता क्या है, जिस किसी भी व्यक्ति को फोन लगाया जाता है तो हमारे फोन से डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास कॉल नहीं जाता। पहली इंफॉर्मेशन हमारे सेल फोन, यानी मान लीजिए यदि हम किसी व्यक्ति को फोन लगा रहे हैं तो हमारे फोन से इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे बेस स्टेशन पे कि कोई फलाना व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को कॉल लगाने की डिमांड कर रहा है, उस तक पहुंचने की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो हमारा बेस स्टेशन हमसे वो रिक्वेस्ट लेगा, फिर वह यह देखेगा कि हम जिस व्यक्ति को फोन लगाना चाह रहे हैं वो किस बेस स्टेशन के अंतर्गत मौजूद है। तो फिर हमारे बेस स्टेशन से वह रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी उस व्यक्ति के बेस स्टेशन के एरिया में जिसको हम फोन लगाना चाहते हैं। उस व्यक्ति का बेस स्टेशन वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसे रिसीव होगी इंफॉर्मेशन कि किसी फलाना बेस स्टेशन के एरिया से कोई व्यक्ति हमारे बेस स्टेशन के व्यक्ति को कॉल करना चाहता है। यदि वो कॉल वैलिड है तो फिर वो उसके एरिया में सेल फोन पर उस कॉल को ड्रॉप करेगा। तो डायरेक्टली कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर टू यूजर नहीं जाती, वो MTSO से होती हुई जाती है।
जाएगी भी MTSO से होकर और रिसीव भी होगी MTSO से ही होकर। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे हैंड्स ऑफ के बारे में। हैंड्स ऑफ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, मान लीजिए हम क्या ट्रैवल करते हुए गाड़ी पर किसी से बात करते हुए जा रहे हैं या कई बार पैदल जा रहे हैं। पैदल बोलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बेस स्टेशन का जो एरिया होता है वो छोटा एरिया नहीं होता है, अच्छा खासा एरिया उसके अंदर आता है। तो मान लीजिए हम गाड़ी से किसी से बात करते हुए जा रहे हैं और एक व्यक्ति से एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब जाते हैं तो वहां पर होने वाली कुछ चीजें हैं जिनको हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, उस समय वह एक सेल को अटेंड कर रहा होता है और एक रेडियो बेस स्टेशन की रेंज से बाहर जाता है तथा दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में एंटर करता है। चूंकि सटे हुए सेल समान फ्रीक्वेंसी चैनल का प्रयोग नहीं करते, अतः जब यूजर सटे हुए सेल की लाइन के बीच में क्रॉस करता है तब कॉल या तो ड्रॉप हो जाती है या रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांसफर हो जाती है। सेल को ड्रॉप करना एक अच्छा समाधान नहीं है, अतः दूसरे विकल्प को चुनना उचित है, ट्रांसफर करना। दूसरे विकल्प को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है, अतः हैंड्स ऑफ को हम संक्षिप्त रूप से इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। कहने की बात यह है, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए ट्रैवल करते हुए बात कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि हम एक बेस स्टेशन से निकल के दूसरे बेस स्टेशन में एंटर हो जाएं। तो पहली बात, आपका कॉल ऑटोमेटिकली कट सकता है, जो कि होना एक कंपनी की, एक टेलीकॉम कंपनी की रेपुटेशन को अच्छा खासा इंपैक्ट करता है। तो कोई भी ग्राहक नहीं चाहेगा कि बार बार फोन बीच में कटे और यह बात टेलीकॉम कंपनी भी नहीं चाहेगी कि उनके कस्टमर्स के कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो। तो इसके लिए वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्विच होते समय उनकी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर देना दूसरे बेस स्टेशन में ज्यादा अच्छा विकल्प मानते हैं। अब वह क्या है ये हम देखते हैं। इस विकल्प को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है। हैंड्स ऑफ तब इंप्लीमेंट होता है जब कॉल एक रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में ट्रांसफर होती है। इस ट्रांसफर में मोबाइल इक्विपमेंट एक सेल को छोड़ता है, दूसरे सेल में प्रवेश करता है। जब एक मोबाइल यूजर एक सेल को छोड़ता है तो रिसेप्शन कमजोर होते हैं। इस बिंदु पर सेल साइड एक हैंड्स ऑफ के लिए रिक्वेस्ट करता है। मोबाइल टेलीफोन कॉल एक नए सेल में स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी चैनल में स्विच करता है। यह यूजर को अलर्ट या रुकावट के बिना होता है। यूजर को हैंड्स ऑफ का नया नोटिस नहीं दिया जाता। पहले के सेलफोन्स में होता था कि वहां पर एरियाज के नाम आते थे, बेस स्टेशंस में जो एयरसेल एयरटेल के नाम आया करते थे, जिलों के नाम के साथ कुछ एक वर्ड्स होते थे। लेकिन अब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल पर दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपनी फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा है, इस कैपेबल बनाया है कि यदि वो एक सेल से दूसरे सेल में यदि एंटर कर भी जाते हैं तो उनकी फोन कॉल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोन कॉल्स वैसे ही चलते रहते हैं जिस तरह से वो पहले के बेस स्टेशन में काम कर रहे थे। तो एक सेल से दूसरे सेल में स्विच होना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कॉल ड्रॉप के, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है हैंड्स ऑफ। तो आज के सेशन में हमने बात करा सेलुलर ट्रांसमिशन के बारे में, जिसको सेलुलर सिस्टम भी कहा जाता है। बेस स्टेशन के थ्रू जनरेट होने वाले फ्रीक्वेंसीज को मोबाइल को ट्रांसफर किया जाता है जिससे डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सके। एक बेस स्टेशन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है ताकि एक अच्छा खासा एरिया कवर हो सके। उस टावर को बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है
और जब कभी यूजर एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्विच होता है तो इस कॉन्सेप्ट को हैंड्स ऑफ के नाम से जाना जाता है। इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उसी के साथ हम देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है। कंप्यूटर के स्वयं की बुद्धिमत्ता शून्य होती है, उसमें कृत्रिम बुद्धि डाली जाती है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब उसे सिर्फ गणितीय गणनों के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की तकनीक में सुधार होते गए हैं वैसे वैसे उसमें बहुत से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया गया। जब कंप्यूटर को डेवलप किया गया था तो मेनली उसका रीजन होता था कैलकुलेशन, और आज भी वो लॉजिकल कैलकुलेशंस पर ही काम करता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे वह हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। यह कह सकते हैं कि अब एक इंसान उस पर निर्भर होना शुरू हो चुका है और कई हद तक निर्भर हो भी चुका है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो खुद से कभी कोई डिसीजंस नहीं ले पाता है, ना वो किसी बारे में सोच पाता है। लेकिन इंसान द्वारा एक ऐसा इंटेलिजेंस बनाया गया, एक ऐसी बुद्धि बनाई गई जो सिस्टम के अंदर डाली गई है, जिसके आधार पर वह इस सक्षम हो चुका है कि वह डिसीजन ले सकता है, कोई भी निर्णय ले सकता है अवसर आने पर। लेकिन एक बात, इसको मनुष्य ने बनाया है, दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल, मैन मेड, प्राकृतिक इसकी कोई भी बुद्धि नहीं, दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। और यही एक कारण है कि इतना विकसित होने के बावजूद भी ये मनुष्य का स्थान शायद ही ले पाए। हम आगे इसको लेके बात करेंगे। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग न सिर्फ गणितीय गणना के लिए होता है, अपितु कंप्यूटर द्वारा बहुत से अन्य काम जैसे मशीन को नियंत्रित करना, उपग्रहों को नियंत्रित करना इत्यादि कामों के लिए भी किया जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक में सुधार होते गया है वैसे वैसे उसकी कार्य क्षमता, उसकी मेमोरी, उसकी कार्य करने की गति इत्यादि में भी सुधार हो गए हैं। लेकिन फिर भी उसे मानव समान सोचने एवं सीखने की क्षमता प्राप्त नहीं। वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इस प्रकार क्षमता विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी जो रिसेंटली हम लोग हैं वो 4th जनरेशन। अब 5th जनरेशन में टोटली फोकस है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यानी कि वह मनुष्य की एब्सेंस में, गैर हाजिरी में या मौजूदा स्थिति जब मनुष्य के दिमाग की नहीं होगी तो वह कई हद तक मनुष्य जैसे निर्णय लेने के लिए योग्य बन जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। एक्सपर्ट सिस्टम एक समझने वाली चीज है। यह कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान में सबसे प्रथम और अधिक प्रयोग होने वाली एप्लीकेशन है। कृत्रिम बुद्धि विज्ञान कंप्यूटर मानव के समान सोचने एवं निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमें किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए उस क्षेत्र के तय की गई आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मकान बनाना है तब सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है, या किसी बीमारी में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, या बैलेंस शीट बनाने में चार्टेड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में तज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या समस्या को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है। एक्सपर्ट का मतलब होता है एक जानकार। हर एक फील्ड का एक एक्सपर्टाइज पर्सन होता है, हर एक क्षेत्र का एक ज्ञानी होता है। यदि आप हेल्थ संबंधित बात करें तो डॉक्टर है,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित बात करें तो सिविल इंजीनियर है, अकाउंटेंसी की बात करें तो वहां पर एक अकाउंटेंट है। तो ये अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो घर नहीं बना सकता, और एक सिविल इंजीनियर किसी का इलाज नहीं कर सकता, और एक अकाउंटेंट ना घर बना सकता है ना इलाज कर सकता है। तो ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज है। अब यहां तय किया गया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म को, जो कि है कंप्यूटर। उसको इस योग्य बनाया जा रहा है ताकि वह समस्त फील्ड के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए एक ही जानकार व्यक्ति हो, और वो सभी को उस तरह की एडवाइस दे जैसे कि ये लगे कि ये एक ही या उसी क्षेत्र के लिए बना हुआ है। ज्यादा दूर हम नहीं जाते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है स्पेल एंड ग्रामर, जिसका काम रहता है कंटिन्यू मॉनिटराइज करते रहना टेक्स्ट को कि यूजर क्या टाइप कर रहा है। यदि हम टाइपिंग में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं तो वह रेड कलर की अंडरलाइन से इंडिकेट करता है, जो यह दर्शाता है कि यह स्पेलिंग गलत है। अब हम उस पर राइट क्लिक करते हैं रेड अंडरलाइन पे, तो हमें कुछ सजेशंस मिलते हैं, और हो सकता है कि उसके सजेशन सही हो सकता है उसके सजेशन गलत हो, लेकिन हमने जो टाइप करा है वो सही है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें सजेशन देता है, यानी वो एक एक्सपर्ट है ग्रामर का। अगर हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो वो ग्रीन कलर की अंडरलाइन देता है, कोई अंडरलाइन नहीं, मतलब सब कुछ सही है। तो वो हमें सलाह देता है कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो गलत है, आप इनको इन नामों से सुधार सकते हैं। अब नो डाउट उसके जो सजेशंस है वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, मैं पूरे नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट कहूंगा। लेकिन अगर आप किसी का नाम टाइप करें तो शायद उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लेकिन स्पेलिंग उसकी सही है। तो आप क्या करते हैं, उसमें एक फीचर होता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी बोलते ही वह आपसे सीखने भी लग जाएगा कि अच्छा इस तरह का भी कोई वर्ड होता है, वो आपसे सीख चुका है। फिर भविष्य में जब कभी भी उसी दिन, अगले दिन, महीना, साल, कभी भी आप वो वर्ड दोबारा टाइप करेंगे तो वह फिर उस पर कभी आपत्ति नहीं जताएगा। तो यह देखने वाली बात यह है कि यह एक ऐसी बुद्धि है जो मनुष्य से ही सीखती है और मनुष्य के हित के लिए ही काम करती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, एक समस्या को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है। एक्सपर्ट सिस्टम ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ या सलाहकार की तरह कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। इन सॉफ्टवेयर में सामान्य प्रोग्राम पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज बेस्ड सिस्टम ज्ञान पर आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के फायदे क्या हैं एक मनुष्य को जब इसको अपनी जीवन शैली में अपनाता है तो उसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। मनुष्य को निर्णय लेने में मदद करने या निर्देशित करने में सहायक। कभी हम असमंजस की स्थिति में उलझ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपको सजेशन मिल सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पर टॉप 10 शेयर्स की लिस्ट हमें दिखाई दी जाती है कि पिछले 3 सालों के मुताबिक कौन से शेयर्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो यहां पर हमें देख सकते हैं, हमें सलाह मिल सकती है घर बैठे। समस्या को परखना, निदान करना, मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में हो जाने वाली भूल का सुधार भी ये करता है। इनपुट का विवेचन करना, वही बात। परिणामों की भविष्यवाणी करना, यानी अगर आप यहां पर कुछ इनपुट देते हैं तो यहां पर कई बार हमें कॉशंस, एरर्स मिलते हैं कि यदि आप ऐसा करना जा रहे हैं तो भविष्य में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्या आप अभी भी सहमत हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? तो इस तरह के भविष्यवाणी भी हमसे वो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि भविष्यवाणी बताएगा। एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी
जो प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, कहाँ रहते हैं, आपका बर्थ टाइम क्या है, वो सारी डिटेल डालेंगे तो वो आपको भविष्य में कुछ होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से ही सूचना दे सकता है। मौसम का हाल भी इसी के अंदर आता है कि आने वाले 7 दिनों में मौसम का क्या हो सकता है, क्या हाल हो सकता है, इसको लेके थोड़ा बहुत आपको आगाही कई हद तक कर देता है। निष्कर्ष और न्यूनचित सिद्ध करना, किसी समस्या के लिए वैकल्पिक सुझावों को देना, जैसे कि स्पेल एंड ग्रामर इसका एक एग्जांपल है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के साथ काम करते हुए। एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कॉमन सेंस मुख्य मुद्दा है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि कभी एग्जाम फॉर्म हमें फिल करना होता है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि फलाना तारीख तक आपको इतने बजे तक ऑनलाइन फॉर्म के लिंक एक्टिवेट रहेंगे, जैसे ये तारीख आ जाए और समय निकल जाए लिंक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। अच्छी बात है, समय पर काम करना बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन 100 में से एक बार ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपना फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाया, वो बहुत बुरी परिस्थिति में हो, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ होना भी चाहिए, तो कई बार वो दिक्कत जेन्युइन भी हो सकती है। जैसे हम देखकर कई बार नीति नियमों के विरुद्ध जाकर उस काम को करते हैं, तो इस तरह के भावात्मक डिसीजन एक्सपर्ट सिस्टम नहीं ले सकता। ये एक लकीर, एक बिंदु पर काम करता है, ये होना है तब होना है, तो जब वो समय आएगा तब वो होकर ही रहेगा। वे कभी कभी कुछ गलत निर्णय भी ले सकता है क्योंकि उन्हें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसा कि उन्होंने प्रोग्राम किया गया था, वह पूरी तरह से नए तरह की समस्या का समाधान नहीं दे सकते। इस तरह की चीजें वास्तव में प्रोग्राम करना कठिन है। रियल वर्ल्ड में हम किसी को कंसिडर कर देते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं किसी बात या कारण के आधारित पर, जिसे हम मनुष्य भाव के नाम से जानते हैं। तो ये शायद एक्सपर्ट सिस्टम को सिखा पाना मुश्किल है, असंभव कहना तो शायद गलत होगा। उसकी विकसित होने की गति को देखकर शायद ऐसा हो जाए, पर अभी तो नहीं। सेकंड पॉइंट है, मानव विशेषज्ञों की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इसका मतलब है कि वह कैसे महसूस करता है, वह स्थिति में कैसे प्रभावी है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम को किसी भी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वह सामना करते हैं, जिसका वह सामना करते हैं। यानी कि ह्यूमन के अंदर एक नेचर होता है कंसिडर करने का, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा, उसी के आसपास ये पॉइंट भी जा रहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं करता, यह महसूस नहीं करता किसी चीज को, ये एक ट्रू और फॉल्स के बेस पर ही काम करता है, लॉजिकल्स पर ही ये काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर एक विशिष्ट डोमेन के लिए विकसित की जाती है, जबकि एक मानव विशेषज्ञ को एक से अधिक तरीकों या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष किया जाता है। इसलिए इस एक्सपर्ट सिस्टम की बड़ी खामी के रूप में भी माना जाता है। एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बनाई गई एप्लीकेशन एक ही तरह का काम करेगी, हालांकि कंप्यूटर एक है लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है, लेकिन वह एप्लीकेशन तो एक ही काम करेगी ना। लेकिन एक मनुष्य एक समय में एक से अधिक गतिविधियों को संभाल सकता है। लास्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर एक्सपर्ट सिस्टम पाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स में ये इस्तेमाल होता है। लोन एनालिसिस, ये आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा। यदि आप कोई ईएमआई स्किप कर जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर की गणना करके बताएगा कि आपका मार्केट में क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या आपकी रेपुटेशन है, आपने अगर प्रीमियम समय पे नहीं भरी है तो इसका क्रेडिट स्कोर कितना गिरा है, आपको भविष्य में और लोन मिलने की संभावना है या नहीं है। तो ये सारा एनालिसमेंट एक क्लिक पे आपको करके बता दिया जाएगा। वायरस डिटेक्शन, बहुत पुराना एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो वो फाइलों में परख करता है कि कौन सी फाइल सही है और कौन सी करप्टेड है।
प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, यदि हम कोई शेड्यूल प्लान करते हैं, एक टाइम टेबल भी बनाते हैं टाइम टेबल सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो हमें फ्री स्लॉट्स ऑटोमेटिकली निकाल के दे देता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नॉलेज पब्लिशिंग, यानी कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक में आपको डिपॉजिट रखना चाहिए, या शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए, या आपको एसआईपीज करनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेके मार्केट की स्ट्रेटेजी जानकर ये डिसीजंस आपको देता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग यानी कि कौन सा स्टॉक काफी ज्यादा ग्रोथ पे है, किसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है मार्केट में, किसको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह के ये सजेशंस जो एक व्यक्ति से हमको मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति का एक समय होता है। आप वर्किंग आवर में उससे बात कर सकते हैं, आधी रात में उठा के आप उससे सलाह नहीं ले सकते कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा मार्केट स्टॉक में कौन सा अच्छा चल रहा है, कहने का मतलब है। तो आप उसे आधी रात में जगा के नहीं पूछ सकते, जगह भी दिया तो शायद वो आपको संतोषजनक जवाब ना दे। लेकिन कंप्यूटर है, ये 24/7 एक ही तरह काम करता है, जैसा दिन में वैसा शाम, वैसा सुबह वैसा रात, कोई फर्क नहीं किया जा सकता। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में।